E.H. एटकन की तहकीक के मुताबिक अगले साल के अवेल में ही सिकंदर की फौजें जदीद सिंध की जुग्राफियाई सरहदों में दाखिल हो चुकी थी। अलौर के मकाम पर, जिसके हुक्मरान मूसी कीनोस को सिकंदर की तेज़ रफ्तारी ने हैरान कर दिया था, सिकंदर आज़म ने इस बगावत को निहायत बेदर्दी से कुचल दिया। मूसी कीनोस को पकड़कर फांसी दे दी गई और उसके हामी बरहमनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 631 ईस्वी में जब राजा साहसी का अचानक इंतकाल हुआ तो चच ने महलाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। राजा की बेवा से शादी की और शाही खानदान के बाकी दावेदारों का खात्मा कर दिया। सिंध के बहरी क़ज़ाक़ों ने एक बहरी काफ़िले को लूट लिया जो दरअसल खलीफा के ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कीमती तहाइफ और कुछ गुलाम लेकर जा रहा था। देबल की बंदरगाह के करीब उन अरब मुसाफिरों को कैद कर लिया गया और कुछ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। मार्च 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में बादशाह बने, और प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने अपने तवील दौराए हिंदुस्तान के इख्तिताम के लिए कराची का इंतखाब किया। 17 मार्च 1906 को इस शाही जोड़े की कराची आमद पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारों से लेकर बरतानवी तोपों तक इस सरजमीन ने हर हमला आवर को अपने अंदर जज्ब करके एक नई शक्ल इख्तियार की। राजपूतों की बहादुरी, अरबों की सकाफत, मंगोलों की वहशत और बलोचों की शजाअत, ये सब इस खित्ते की रगों में शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की शानदार और दिलचस्प वीडियो में हम आपको एक ऐसी कदीम और पुरअसरार सरजमीन की सैर कराने जा रहे हैं जिसकी दास्तानों में बहादुरी, खूरेज जंगें और उरूज व ज़वाल के अनगिनत राज छुपे हैं। हमारी आज की इस मालूमाती कहानी का माखज़ एक निहायत ही मुस्तनद और तारीख़ी दस्तावेज़ गज़ेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध है, जिसे मशहूर अंग्रेज़ अफसर E.H. एटकन ने बड़ी मेहनत और तहकीक के बाद मुरत्तब किया है। E.H. एटकन की इस किताब का बाब नंबर 3 सिंध की तारीख़ पर मबनी है, जो इस खित्ते के कदीम तरीन दौर से लेकर मुख्तलिफ बैरूनी हमला आवरों और अंग्रेज़ों के कब्ज़े तक के हैरत अंगेज़ वाक़ियात पर रोशनी डालता है। इस बाब में आपको मालूम होगा कि कैसे मक़दूनिया के सिकंदर आज़म ने यहाँ कदम रखा, कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने इस सरज़मीन को फ़तह किया और कैसे मुख्तलिफ जंगजू कबाइल ने यहाँ अपना तसल्लुत कायम किया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि E.H. एटकन के कलम से बयान की गई ये तारीख़ी दास्तान आपको माजी के उन सहर अंगेज़ दरीचों में ले जाएगी जहाँ से वापसी का आपका दिल हरगिज़ नहीं चाहेगा। E.H. एटकन बताते हैं कि सिंध की तारीख़ का आगाज़, अगर इसे बाकायदा तारीख़ कहा जा सकता है, तो एक आर्याई ख़ानदान की हुक्मरानी से होता है। मशहूर हिंदू रज़मिया दास्तान महाभारत में, जिसका ज़माना फ़ल्कियाती जायज़ों के मुताबिक 12वीं या 13वीं सदी क़ब्ल मसीह माना जाता है, सिंध का बादशाह जयद्रथ पांडवों के खिलाफ उनके दुश्मनों का साथ देता नजर आता है। E.H. एटकन के मुताबिक जयद्रथ का किस्सा शायद एक देवमालाई अफसाना हो, लेकिन सिंधी ज़बान की आर्याई और संस्कृत जड़ें इस बात की पुख्ता गवाही देती हैं कि यहाँ किसी दौर में आर्याई तहज़ीब का मुकम्मल ग़लबा था। इस इब्तिदाई दौर के बाद सदियों तक तारीख़ खामोश नज़र आती है, यहाँ तक कि 515 क़ब्ल मसीह के करीब ईरान के ताकतवर बादशाह दारा अव्वल के हुक्म पर स्काइलेक्स नामी एक मुहिम जू ने दरियाए सिंध का तवील सफ़र किया। इस मुहिम के नतीजे में सिंध और पंजाब के इलाके ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गए और E.H. एटकन लिखते हैं कि ये इलाके इतने खुशहाल थे कि पूरी ईरानी सल्तनत में सबसे ज़्यादा खिराज, जो कि 10 लाख स्टर्लिंग के करीब था, यहीं से जाता था। तकरीबन 2 सदियों के बाद इस खित्ते की तारीख़ में एक और बहुत बड़ा तूफ़ान आया, जब मक़दूनिया का अजीम फ़ातिह सिकंदर आज़म अपनी बेपनाह ताकत के साथ हिंदुस्तान के दरवाजे पर पहुंचा। 326 क़ब्ल मसीह के अक्टूबर में सिकंदर ने पंजाब को फ़तह करने के बाद तकरीबन 2000 कश्तियों पर मुश्तमिल अपनी अजीम उश्शान फ़ौज के साथ दरियाए झेलम और सिंध के रास्ते सफ़र का आगाज़ किया। E.H. एटकन की तहकीक के मुताबिक अगले साल के अवेल में ही सिकंदर की फ़ौजें जदीद सिंध की जुग्राफियाई सरहदों में दाखिल हो चुकी थीं। अलौर के मकाम पर,
जिसके हुक्मरान मूसी कीनोस को सिकंदर की तेज रफ्तारी ने हैरान कर दिया था, उसने फौरन हथियार डाल दिए, मगर बाद में अपने मुशीरों के बहकावे में आकर बगावत कर बैठा। सिकंदर आजम ने इस बगावत को निहायत बेदर्दी से कुचल दिया। मूसी कीनोस को पकड़कर फांसी दे दी गई और उसके हामी बरहमनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक अंजाम को देखकर ज़ेरीन सिंध के हुक्मरान ने भी अपना दारुल हुकूमत पा डाला, जो कि उस वक्त डेल्टा के करीब वाक़ था। बगैर लड़े हमला आवरों के लिए छोड़ दिया और खुद फरार हो गया। E.H. एटकन बताते हैं कि सिकंदर ने वहां एक मजबूत किला और गोदी तामीर करवाई और फिर अपनी फौज को खुश्की और समंदर के 2 मुख्तलिफ रास्तों से वापस अपने वतन रवाना किया। सिकंदर की इस खित्ते पर गिरफ्त बहुत आर्जी थी, क्योंकि उसकी वापसी के सिर्फ 2 साल बाद ही बाबिल में उसका इंतकाल हो गया और उसकी अजीम उश्शान सल्तनत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। इस जवाल के बाद एक मुआहदे के तहत सिंध का इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में आ गया और बाद अज़ां यहाँ अजीम बुद्ध मत शहंशाह अशोक की मजबूत हुकूमत कायम हो गई। E.H. एटकन के मुताबिक 231 कब्ल मसीह में अशोक की मौत के बाद मौर्य ख़ानदान का जवाल शुरू हुआ तो बाख्तर के यूनानी बादशाहों ने एक तवील अरसे तक सिंध और पंजाब पर अपनी हुक्मरानी का दावा किया। ईसवी दौर के आगाज़ से तकरीबन 1 सदी कब्ल वस्ती एशिया से सीथी या साका कबायल का एक ऐसा ज़बरदस्त रेला आया जिसने यूनानियों की हुकूमत को हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया। E.H. एटकन लिखते हैं कि ये वहशी कबायल हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करने नहीं आए थे, बल्कि उनका मकसद यहाँ मुस्तकिल तौर पर अपनी बस्तियाँ आबाद करना था। उन्होंने पूरे सिंध पर अपना तसल्लुत इस कदर मजबूती से कायम किया कि ये इलाका कई सदियों तक तारीख में इंडो सीथिया के नाम से पहचाना जाने लगा। आज भी सिंध की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्याई नस्ल से नहीं बल्कि उन्हीं सीथी कबायल से ताल्लुक़ रखता है, जो बाद में मुकामी रंग में रंग गए। इसके बाद के चंद 100 सालों की तारीख काफ़ी पेचीदा है, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में जब चीनी सयाह ह्यूम सांग यहाँ आया तो उसने इस सरजमीन पर बुद्ध मत और बरहमनियत की कशमकश को उरूज पर पाया। E.H. एटकन की मुरत्तब करदा इस दस्तावेज़ के मुताबिक अरबों के हमले से कब्ल सिंध पर 5 पुश्तों से एक ताकतवर हिंदू ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसका शानदार दारुल हुकूमत अलोर में था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मुल्तान से लेकर बहीरा अरब तक और मौजूदा बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक वसीअ थीं। इस वक्त का हुक्मरान राजा साहसी सानी था, जो कि राजपूत नस्ल से था, लेकिन उसका वजीर एक इंतहाई शातिर और चालाक बरहमन था जिसका नाम चच था। 631 ईस्वी में जब राजा साहसी का अचानक इंतकाल हुआ तो चच ने महलाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, राजा की बेवा से शादी की और शाही ख़ानदान के बाकी दावेदारों का खात्मा कर दिया। E.H. एटकन वाज़े करते हैं कि चच एक इंतहाई कामयाब हुक्मरान साबित हुआ, जिसने अपनी सल्तनत को लज़बेला के इलाकों तक फैला दिया, जहां उस वक्त बुद्ध मत के मानने वालों की हुकूमत थी। मगर दूसरी तरफ दुनिया का नक्शा बदल रहा था, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था और चच की मौत के बाद जब उसका बेटा दाहिर तख्त पर बैठा तो सिंध के दरवाज़ों पर एक नया तूफ़ान दस्तक देने लगा। 711 ईस्वी में सिंध के साहिल पर एक ऐसा संगीन वाक़या पेश आया जिसने इस खित्ते की तारीख़ का धारा हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। सिंध के बहरी क़ज़ाक़ों ने एक बहरी काफ़िले को लूट लिया, जो दरअसल खलीफा के ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कीमती तहाइफ और कुछ गुलाम लेकर जा रहा था। देबल की बंदरगाह के करीब उन अरब मुसाफिरों को कैद कर लिया गया और कुछ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने गज़बनाक होकर राजा दाहिर से उन क़ज़ाक़ों को सख्त सज़ा देने और अरब कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जिसे दाहिर ने तकब्बुर से मुस्तरद कर दिया। इस तौहीन आमेज़ जवाब पर हज्जाज ने बगदाद के खलीफा की इजाज़त से अपने नौजवान, बहादुर और जंगी हिकमत अमली के माहिर भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर चढ़ाई के लिए रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज 12,000 तजुर्बाकार शामी सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और उसे एक ऐसे हिंदू बादशाह की वसीअ सल्तनत का सामना था जिसकी ताकत बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर थी। E.H. एटकन लिखते हैं कि बज़ाहिर ये एक नामुमकिन मुहिम लगती थी, लेकिन सिंध उस वक्त अंदरूनी तौर पर बुरी तरह बटा हुआ था, जो हमला आवरों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा साबित हुआ। राजा दाहिर एक बरहमन था,
जबकि उसकी ज़्यादातर रियाया और कई अहम किलों के गवर्नर्स बुद्ध मत के पैरोकार थे, जो अपने बादशाह से शदीद नफरत करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के किले को तस्खीर करने के बाद सहवान का रुख किया, जहां बुद्ध मत की अक्सरियत ने राजा के बेटे के लिए लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद नेरून कोट, जो कि मौजूदा हैदराबाद के मकाम पर वाक़ था, उसके दरवाजे भी अरब फौज के लिए बगैर किसी खून खराबे के खोल दिए गए। मोहम्मद बिन कासिम ने इंतहाई तेज़ी से पेशकदमी करते हुए दरियाए सिंध उबूर किया और ताकतवर राजा दाहिर की अजीम उशान फौज के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। E.H. एटकन की बयान करदा तारीख के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान एक इंतहाई खौफनाक, फैसला कुन और खूनी जंग हुई, जो मुसलसल 4 दिन तक जारी रही। राजा दाहिर 50,000 पैदल सिपाहियों, बेशुमार घुड़सवारों और 60 जंगी हाथियों के लश्कर के साथ एक ज़िरह पोश हाथी पर सवार होकर खुद इस मार्के में उतरा। अरबों की शुजाअत के सामने बिलाखिर राजा दाहिर मारा गया। उसकी अजीम फौज मैदान छोड़कर भाग निकली और मोहम्मद बिन कासिम मुकम्मल फातह बनकर उभरा। मोहम्मद बिन कासिम ने तेज़ी से बरहमन आबाद और फिर दारुल हुकूमत अलोर को भी फतह कर लिया, और यूं सिर्फ 1 साल के मुख्तसर अरसे में पूरी सिंध पर अरबों का इस्लामी तसल्लुत कायम हो गया। E.H. एटकन वाज़े करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की ये शानदार कामयाबी सिर्फ उसकी जंगी महारत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी रवादारी और बेहतरीन सियासी हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुई। जिन शहरों ने सुलह का रास्ता अपनाया, मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के हिंदुओं को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जिम्मेदारी करार दिया। इसके बरक्स सिर्फ उन इलाकों में तलवार का बेदरीग इस्तेमाल किया गया जिन्होंने अरबों की इताअत कबूल करने से बगावत की और आखिरी दम तक लड़ने को तरजीह दी। E.H. एटकन बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की ये शानदार मुहिम 3 साल तक जारी रही, जिसके बाद उसे अचानक वापस बुला लिया गया। तारीख में इस नौजवान फातिह के अंदोहनाक अंजाम की कई कहानियां मशहूर हैं, ताहम E.H. एटकन के नज़दीक उनमें से ज़्यादातर सच्चाई पर मबनी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भी अरब गवर्नरों का सिंध पर तसल्लुत बरकरार रहा, लेकिन उनकी हैसियत ज़्यादातर टैक्स वसूल करने वाले अफसरान की सी होकर रह गई। उन्होंने ज़मीनों पर लगान मुकर्रर किए और जो लोग मुसलमान नहीं हुए उन पर जजिया आयद कर दिया गया, जिसकी वसूली बड़ी सख्ती से की जाती थी। इसी दौर में राजा दाहिर के एक बेटे जयसिया ने अपना खोया हुआ तख्त वापस हासिल करने के लिए बरहमन आबाद पर कब्जा कर लिया और इक़्तिदार की खातिर इस्लाम भी कबूल कर लिया। लेकिन E.H. एटकन की तहरीर के मुताबिक जल्द ही उसका अरब गवर्नर के साथ तसादुम हुआ, जिसमें जयसिया शिकस्त खाकर मारा गया। बाद अज़ा सिंध में उमवी खिलाफत का खात्मा हुआ और अब्बासी हुक्मरानों ने अपने नए गवर्नरों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया, जिन्होंने पुराने ओहदेदारों को बेदखल कर दिया। मंसूर बिन जमहूर नामी एक ताकतवर गवर्नर ने हुक्मरानी की खातिर जंगें लड़ीं और बिलाखिर अरबों ने इस खित्ते में एक नया और मजबूत शहर मंसूरा तामीर किया। E.H. एटकन बताते हैं कि अरबों का सबसे बड़ा मकसद मुकामी आबादी को इस्लाम की तरफ राग़िब करना था, जिसमें उन्हें जुज़वी और वक्ती तौर पर काफ़ी कामयाबियाँ मिली। इस दौर के एक मशहूर बुज़ुर्ग और सूफ़ी अबू तुराब ने बख्खर के अहम किले पर कब्ज़ा किया और उनका मज़ार आज भी सिंध में एक कदीम तरीन तारीख़ी निशानी के तौर पर मौजूद है। अरबों की इस तवील हुक्मरानी के बावजूद शिमाल में जाट और जुनूब में मेड कबायल मुसलसल बगावतें करते रहे और अरब गवर्नरों के लिए दर्द सर बने रहे। 10वीं सदी ईस्वी के वस्त तक सिंध की सूरत हाल ये थी कि मुल्तान और मंसूरा 2 अलग और ख़ुद मुख्तार अरब रियासतों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। E.H. एटकन अपनी तारीख़ी तहक़ीक़ में बताते हैं कि 1026 ईस्वी में मशहूर फातिह महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को सिंध फ़तह करने के लिए भेजा। इस गज़नवी फ़ौज ने सहवान और ठट्ठा पर कब्ज़ा करके खलीफा के मुकर्रर करदा अरब हुक्मरानों को इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया। महमूद गज़नवी के हमले के बाद 50 साल तक सिंध की तारीख़ एक बार फिर तारीख़ी और गुमनामी में डूब जाती है और कोई वाज़े रिकॉर्ड नहीं मिलता। 12वीं सदी के आखिर में जब शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान में दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तो सिंध भी बाकायदा तौर पर इस अजीम मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध की फ़तह का काम सौंपा गया और E.H. एटकन लिखते हैं कि उसने सिर्फ 3 माह के मुख्तसर अरसे में
ये मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तख्त पर बैठा तो सिंध और मुल्तान का इलाका नासिरुद्दीन कबाचा के ज़ेरे कंट्रोल था, जो खुद को एक खुद मुख्तार हुक्मरान समझता था। इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, नासिरुद्दीन कबाचा को अपना मातहत करना चाहता था। लेकिन इसी दौरान एक और खौफनाक आफत सिंध की तरफ पड़ने लगी। ये तूफान जंगजू तातारियों मंगोलों का था, जो चंगेज़ खान की क़यादत में एशिया को रौंदते हुए हिंदुस्तान की सरहदों पर पहुंच चुके थे। अमीर खुसरो की तहरीरों का हवाला देते हुए E.H. एटकन तातारियों का खाका खींचते हैं कि वो ऊँटों पर सवार, बदबूदार और खौफनाक चेहरों वाले सफ़ाक जंगजू थे। ये मंगोल जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह का पीछा करते हुए पंजाब में दाखिल हुए, और जब उन्हें वहाँ पनाह न मिली तो उन्होंने सिंध की वादियों का रुख कर लिया। फरिश्ता की तारीख के मुताबिक इन तातारी हमला आवरों ने इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 10,000 बेगुनाह कैदियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उनके पास राशन की कमी हो गई थी। मंगोलों के वापस जाने के बाद दिल्ली के हुक्मरान इल्तुतमिश ने दोबारा मुल्तान का रुख किया, जिस पर नासिरुद्दीन कबाचा बख्खर के किले में छुपने पर मजबूर हो गया। E.H. एटकन बताते हैं कि नासिरुद्दीन कबाचा दरियाए सिंध के रास्ते फरार होते हुए दरिया में डूबकर हलाक हो गया। यूं सिंध बराह रास्त दिल्ली के कंट्रोल में आ गया। दिल्ली के हुक्मरान दूर दराज से अपने गवर्नरों के जरिए सिंध का निज़ाम चलाते थे, जो ज़्यादातर गैर मुल्की जमजू हुआ करते थे। इन गवर्नरों का असल काम सिर्फ महसूल इकट्ठा करना और बगावतों को कुचलना होता था। उन्हें अवाम की फलाह बहबूद से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने एक बार फिर सिंध पर हमला किया और वो उच्च तक पहुंच गए, लेकिन दिल्ली की अफ़वाज के आगे बढ़ने पर उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। मंगोलों के इन मुसलसल हमलों की वजह से दिल्ली के सुल्तानों को सिंध की सरहद पर इंतहाई मजबूत और ताकतवर गवर्नर मुकर्रर करने पड़े। ग़ियासुद्दीन बलबन ने अपने बहादुर बेटे मोहम्मद को मुल्तान और सिंध की सरहदों का मुहाफ़िज़ बनाया, जो एक इंतहाई काबिल और दीनदार हुक्मरान साबित हुआ। E.H. एटकन के मुताबिक इसी दौर में मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर सिंध तशरीफ़ लाए और सहवान को अपना मस्कन बनाया, जहां उनका मज़ार आज भी अक़ीदत का मरकज़ है। 1284 ईस्वी में शहज़ादा मोहम्मद एक बड़ी मंगोल फ़ौज का मुकाबला करते हुए बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया, जिसका दिल्ली दरबार को बहुत दुख हुआ। दिल्ली के तख्त पर जब अलाउद्दीन खिलजी जैसा जालिम और ताकतवर हुक्मरान बैठा तो उसने 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक लश्कर सिंध के बागी सरदारों को कुचलने के लिए भेजा। इसी ज़माने में तारीख़ में पहली बार ठट्ठा का नाम सुनने को मिलता है, जो बाद में सिंध का एक अजीम और शानदार दारुल हुकूमत बनकर उभरा। खिलजी ख़ानदान के ज़वाल के बाद जब दिल्ली की गिरफ्त कुछ कमज़ोर पड़ी तो ज़ेरी सिंध में सूमरा कबीले ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। E.H. एटकन बताते हैं कि सूमरा दरअसल राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना शजरा नसब अरबों से जोड़ लिया था। सूमरा हुक्मरानों ने एक तवील अरसे तक सिंध के एक बड़े हिस्से पर, ख़ास तौर पर ठट्ठा और उसके गिरदो नवा में अपनी मजबूत हुकूमत कायम रखी। ताहम मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में इन सूमरा हुक्मरानों ने एक बागी को पनाह देकर दिल्ली की सल्तनत से बराह रास्त दुश्मनी मोल ले ली। मोहम्मद बिन तुगलक इस बागी का पीछा करते हुए ठट्ठा तक पहुंचा, लेकिन वहीं उसकी मौत वाक़ हो गई, जिससे सूमरा हुक्मरानों को कुछ और वक्त मिल गया। E.H. एटकन के मुताबिक 1351 ईस्वी के करीब एक नए ताकतवर कबीले समा ने उभर कर सूमरा ख़ानदान का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। समा कबीला भी राजपूत पस मंज़र रखता था और उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद जाम का शाही लक़ब इख्तियार किया। समा ख़ानदान के हुक्मरानों ने सहवान से लेकर बख्खर तक के इलाके अपने कब्ज़े में ले लिए और दिल्ली के मुकर्रर करदा गवर्नरों को निकाल बाहर किया। जब दिल्ली के सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक में समा हुक्मरान को सज़ा देने के लिए ठट्ठा पर हमला किया तो उसे सैलाब और मच्छरों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समा ख़ानदान का दौरे हुकूमत सिंध की तारीख़ का एक सुनहरा दौर समझा जाता है और E.H. एटकन बताते हैं कि ये लोग तकरीबन 170 साल तक सिंध के सियाह सफ़ेद के मालिक रहे। समा ख़ानदान का सबसे मशहूर हुक्मरान जाम निज़ामुद्दीन था, जिसे प्यार से जाम नंदो कहा जाता था।
जो कि इल्म व अदब का दिलदादा और एक नेक इंसान था। जाम नंदों के दौर में ही मशहूर शहर ठट्ठा की बाकायदा बुनियाद रखी गई और वहाँ इल्म और हुनर को खूब फरोग दिया गया। इसी नेक दिल हुक्मरान ने सिंध से डाकुओं और लुटेरों का इस हद तक सफाया कर दिया कि मुसाफिर बगैर किसी खौफ व ख़तर के सफ़र कर सकते थे। लेकिन जाम नंदों की वफ़ात के बाद उसका बेटा जाम फ़िरोज़ तख्त नशीन हुआ, जो एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ और समा ख़ानदान का ज़वाल शुरू हो गया। E.H. एटकन इस बाब में बताते हैं कि जाम फ़िरोज़ की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए शाह बेग अरगून ने कंधार से पेशकदमी की और सिंध पर नज़रें जमा लीं। यूँ सिंध की तारीख़ एक बार फिर खूनी मोड़ लेने को तैयार थी, जहाँ समा ख़ानदान का सूरज ग़ुरूब होने और अरगूनों का परचम लहराने का वक्त आ चुका था। E.H. एटकन लिखते हैं कि शाह बेग अरगून ने कंधार से पेशकदमी करते हुए सीधा ठट्ठा का रुख किया और रास्ते में जाम फ़िरोज़ की फ़ौज को बदतरीन शिकस्त दी। इस फैसला कुन जंग में समा ख़ानदान का वफ़ादार और बहादुर सिपहसालार दरिया खान मारा गया, जिसके बाद जाम फ़िरोज़ ठट्ठा छोड़कर फ़रार हो गया। शाह बेग अरगून ने ठट्ठा पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जब जाम फ़िरोज़ ने मुआफ़ी मांगकर इताअत कबूल की तो शाह बेग ने उसे ज़ेरी सिंध का हुक्मरान रहने दिया। E.H. एटकन के मुताबिक शाह बेग अरगून ने अपने लिए बालाई सिंध का इंतखाब किया और सहवान के साथ साथ बख्खर के किलों को अलोर के खंडरात के मवाद से मजबूत बनाया। शाह बेग एक इंतहाई दलेर और जंगजू हुक्मरान था, जिसने सिंध में बगावत करने वाले बलोच कबाइल का बड़ी बेदर्दी से सफाया किया और उनके दर्जनों गांव तबाह कर दिए। 15 साल की हुक्मरानी के बाद शाह बेग अरगून का इंतकाल हो गया और उसका बेटा मिर्ज़ा शाह हुसैन तख्त नशीन हुआ। E.H. एटकन वाज़ेह करते हैं कि मिर्ज़ा शाह हुसैन ने तख्त पर बैठते ही जाम फ़िरोज़ के साथ तसादुम का रास्ता अपनाया, जिसके नतीजे में समा ख़ानदान की फ़ौजों का बदतरीन कत्लेआम हुआ और ये ख़ानदान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा शाह हुसैन के दौर का सबसे मशहूर और तारीख़ी वाक़या मुग़ल शहंशाह हुमायूं की सिंध में आमद थी। 1540 ईस्वी में कन्नौज के मकाम पर शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता हुआ पनाह की तलाश में सिंध पहुंचा। E.H. एटकन बयान करते हैं कि हुमायूं ने रूहरी के मकाम पर क़याम किया और मिर्ज़ा शाह हुसैन से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन मिर्ज़ा ने उसे टाल मटोल से काम लिया। मायूस होकर हुमायूं ने सहवान और बख्खर के किलों का मुहासरा किया, लेकिन उसके पास जंगी साजो सामान की शदीद कमी थी, जिसकी वजह से वो नाकाम रहा। हुमायूं की फ़ौज और उसके साथी भूख और प्यास से निढाल थे और इसी मायूसी के आलम में वो जोधपुर और फिर वहाँ से सहराए थर की तरफ निकल पड़ा। E.H. एटकन की तहरीर के मुताबिक ये हुमायूं और उसके साथियों के लिए एक इंतहाई कठिन और अज़ियतनाक सफ़र था, जिसमें कई लोग प्यास से तड़प कर मर गए। आखिरकार हुमायूं उमरकोट पहुंचा, जहां के राजपूत हुक्मरान राणा वीर साल ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और किले को उसकी रिहाइश के लिए खाली कर दिया। इसी उमरकोट के किले में 14 अक्टूबर 1542 को तारीख़ हिंद का वो अजीम वाक़या पेश आया, जब हुमायूं की बीवी के बतन से मुस्तक़बिल का शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पैदा हुआ। E.H. एटकन लिखते हैं कि हुमायूं के पास उस वक्त अपने साथियों में बांटने के लिए कस्तूरी की एक पोड़ के सिवा कुछ न था, जो उसने इस दुआ के साथ तकसीम की कि अकबर का नाम दुनिया में कस्तूरी की तरह फैले। कुछ अरसा बाद हुमायूं ने सिंध छोड़ने का फैसला किया, तो मिर्ज़ा शाह हुसैन ने खुशी खुशी उसे सवारियां और सफरी खर्च देकर कंधार की तरफ रवाना कर दिया। उम्र के आखिरी हिस्से में मिर्ज़ा शाह हुसैन फालिज का शिकार हो गया और उसके दरबारियों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपने एक मुअज़्ज़ज़ सरदार मिर्ज़ा ईसा तरखान को अपना नया हुक्मरान चुन लिया और यूं अरगून ख़ानदान का सूरज ग़ुरूब होकर तरखान दौर का आगाज़ हुआ। E.H. एटकन की दस्तावेज़ से मालूम होता है कि मिर्ज़ा ईसा तरखान के दौर में ही 1555 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ठट्ठा पर एक इंतहाई ज़ालिमाना हमला किया। पुर्तगालियों ने शहर में लूट मार की 800 से ज़ायद बेगुनाह लोगों को कत्ल किया और शहर को आग लगाकर बेपनाह दौलत लूट कर फरार हो गए। 1572 में मिर्ज़ा ईसा की वफ़ात के बाद उसका जालिम बेटा
मोहम्मद बाकी तख्त पर बैठा, जिसने अपने जुल्म व सितम से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। E.H. एटकन बताते हैं कि मोहम्मद बाकी का अंजाम भी बहुत भयानक हुआ और उसने 1584 में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मिर्ज़ा जानी बेग तख्त नशीन हुआ। मिर्ज़ा जानी बेग के दौर में दिल्ली के तख्त पर शहंशाह अकबर विराजमान था, जिसने 1592 के लगभग सिंध को अपनी अजीम सल्तनत का हिस्सा बनाने का फैसला किया। मिर्ज़ा जानी बेग ने अकबर की फौजों का डट कर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उसे हथियार डालने पड़े और वो अकबर के दरबार में पेश हो गया। शहंशाह अकबर ने मिर्ज़ा जानी बेग को मुआफ़ करके उसी को ठट्ठा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और यूं सिंध एक बार फिर दिल्ली की मातहती में आ गया। E.H. एटकन बयान करते हैं कि 1612 में मिर्ज़ा गाजी बेग के कत्ल के बाद तरखान ख़ानदान का भी खात्मा हो गया और दिल्ली से इंपीरियल मुग़ल गवर्नरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 127 साल तक यानी 1739 तक मुग़ल बादशाहों के मुकर्रर करदा गवर्नरों ने सिंध पर बारी बारी हुकूमत की। उसी दौर में बालाई सिंध में एक और अहम कबीला दाऊद पोत्रा उभर कर सामने आया, जिन्होंने अपनी जंगजू सलाहियतों से खूब नाम कमाया। E.H. एटकन के मुताबिक दाऊद पोत्रों ने लखी के करीब महार कबीले को एक खूनी जंग में शिकस्त देने के बाद अपनी फतह की यादगार के तौर पर जंगल साफ करके शिकारपुर का शहर आबाद किया। शिकारपुर की बुनियाद 1617 ईस्वी में रखी गई और ये शहर जल्द ही तिजारती एतबार से इतनी तरक्की कर गया कि उसका शुमार एशिया के अजीम तिजारती मराकज़ में होने लगा। लेकिन दाऊद पोत्रों की इस ताकत को जल्द ही कल्होड़ा ख़ानदान के उरूज ने चैलेंज कर दिया, जो कि दरअसल उन्हीं की एक शाख थे। कल्होड़ा ख़ानदान ने अपने रूहानी असर व रसूख और मजहबी पेशवा होने के दावे की बुनियाद पर बेपनाह मकबूलियत हासिल की और मियाँ का लक़ब इख्तियार करके अवाम को अपने गिर्द जमा कर लिया। E.H. एटकन लिखते हैं कि इस ख़ानदान का पहला नुमाया पेशवा आदम शाह था, जिसे मुल्तान में सज़ाए मौत दे दी गई थी, मगर उसके पैरोकारों ने उसका मज़ार सक्खर के करीब तामीर किया। आदम शाह के बाद यार मोहम्मद कल्होड़ा ने बलोच कबाइल की मदद से सहवन और लाड़काना पर कब्जा करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया। दिल्ली के शहजादे मोइजुद्दीन ने भी यार मोहम्मद की बढ़ती हुई ताकत को तस्लीम करते हुए उसे खुदा यार खान का खिताब दिया और बाज़ाब्ता गवर्नर बना दिया। उसके बेटे मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ा ने दाऊद पोत्रों को बेदखल करके बालाई सिंध, ठट्ठा और सक्खर तक अपनी सल्तनत को वसीया कर लिया। 1739 में जब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके मुग़ल सल्तनत को तहस नहस किया, तो उसने वापसी पर सिंध का भी रुख किया। E.H. एटकन की मुरत्तब करदा तारीख बताती है कि नादिर शाह के खौफ से नूर मोहम्मद कल्होड़ा उमरकोट की तरफ भागा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। नादिर शाह ने उसे 1 करोड़ रुपए तावान और सालाना खराज अदा करने की शर्त पर मुआफ़ किया और सिंध को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। नादिर शाह के बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने कंधार में अपनी आज़ाद अफ़गान सल्तनत कायम की, तो सिंध की बागडोर अफ़गानों के ज़ेर असर आ गई। नूर मोहम्मद कल्होड़ा के बाद उसका शानदार और बहादुर बेटा ग़ुलाम शाह कल्होड़ा तख्त नशीन हुआ, जिसने अपनी ताकतवर तलवार के ज़ोर पर पूरे सिंध को एक किया और ककड़ाला के इलाके फ़तह किए। E.H. एटकन बड़ी अहमियत के साथ ये बताते हैं कि ग़ुलाम शाह कल्होड़ा ने ही 1768 ईस्वी में दरियाए सिंध के बाएं किनारे नेरून कोट के मकाम पर हैदराबाद का किला और शहर तामीर करवाया, जो उसका नया दारुल हुकूमत बना। लेकिन ग़ुलाम शाह के जानिशीन नाअहल साबित हुए और सरफराज खान कल्होड़ा ने अपने इंतहाई वफादार और ताकतवर बलोच सरदारों को दरबार में कत्ल करवाकर एक बड़ी आग भड़का दी। उन सरदारों का ताल्लुक तालपुर कबीले से था और इस गद्दारी के नतीजे में तालपुर बलोचों ने अपने कायद मीर फ़तह अली ख़ान की क़ियादत में अलम बगावत बुलंद कर दिया। 1783 ईस्वी में हालानी के मकाम पर तालपुरों और कल्होड़ों के दरमियान एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी गई।
जिसमें कल्होड़ा खानदान को शिकस्त फाश हुई। E.H. एटकन बयान करते हैं कि इस फतह के बाद मीर फ़तह अली ख़ान तालपुर ने अफ़गान बादशाह तैमूर शाह से सिंध की हुक्मरानी की सनद हासिल कर ली और यूं कल्होड़ा दौर का खात्मा और तालपुरों का दौर शुरू हुआ। तालपुरों ने कुछ अरसा बाद सल्तनत को आपस में बांट लिया, जिनमें हैदराबाद, मीरपुर और खैरपुर की अलग अलग हुकूमतें कायम की गईं। मीरों के इस दौरे हुकूमत में सिंध का निज़ाम काफ़ी सख्त था। जराइम पेशा अफराद का खात्मा करके कड़ी सज़ाएं मुतारिफ करवाई गईं, लेकिन हिंदू अक़लियतों के साथ उनका सलूक अक्सर मुतस्सिबाना रहा। अब सिंध की तारीख़ एक और अजीम उश्शान मोड़ पर खड़ी थी, क्योंकि अब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रें इस खित्ते पर जम चुकी थीं। E.H. एटकन अपनी इस मरकामेज़ तारीख़ में बताते हैं कि अंग्रेज़ों और सिंध के हुक्मरानों का पहला बाकायदा राब्ता 18वीं सदी के वस्त में हुआ। 1758 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ग़ुलाम शाह कल्होड़ा की जानिब से ठट्ठा और औरंगा बंदर में तिजारती मराकज़ कायम करने की इजाज़त मिली, लेकिन बाद के हुक्मरानों की तिजारती मामलात में अदम दिलचस्पी और मुख्तलिफ रुकावटों के बाइस ये मराकज़ 1775 में बंद कर दिए गए। E.H. एटकन के मुताबिक 1799 में अंग्रेज़ों ने एक बार फिर कोशिश की और मिस्टर नेथन क्रो को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, जिसे कराची में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त भी मिल गई। मगर अफ़गान बादशाह ज़मान शाह के मुबैना दबाव की वजह से मीरों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर नेथन क्रो को सिंध से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इस वाक़ये से कंपनी को 1 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में बरतानवी हुकूमत ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए एक नया मुहाज़ खोलने के बजाय सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। E.H. एटकन वाज़े करते हैं कि 19वीं सदी के आगाज़ तक अंग्रेज़ों के लिए सिंध एक बिल्कुल ही नामालूम और पुरअसरार इलाका था। 1809 में जब फ्रांसीसियों और नेपोलियन बोनापार्ट के हमलों का ख़तरा बढ़ा, तो अंग्रेज़ों ने मीरों के साथ एक मुआहदा किया, जिसका मकसद फ्रांसीसियों को सिंध से दूर रखना था। इसके बाद 1820 में एक और मुआहदा हुआ, जिसके तहत किसी भी यूरोपीय या अमरीकी बाशिंदे के सिंध में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। तारीख़ का एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ 1831 में आया, जब लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर बर्न्स दरियाए सिंध के रास्ते महाराजा रंजीत सिंह के लिए बरतानवी बादशाह की तरफ से तोहफे में दिए गए 5 घोड़े लेकर रवाना हुए। E.H. एटकन लिखते हैं कि इस सफ़र का असल और खुफिया मकसद दरियाए सिंध की नेविगेशन का जायज़ा लेना था, जिसकी मीरों ने शदीद मुखालिफत की। मीरों ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये बरतानवी काफ़िला आगे न बढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने पीने के पानी तक रसाई रोक दी और दावा किया कि दरिया जहाज़ रानी के काबिल ही नहीं है। उसी मौका पर एक मकामी सैयद ने दरिया को देखकर एक तारीख़ी जुमला कहा था कि अफसोस, आज सिंध हाथ से निकल गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस दरिया को देख लिया है जो इसकी फतह का रास्ता है। बिलाखिर 1832 में अंग्रेज़ों ने सिंध के हुक्मरानों से एक और मुआहदा किया, जिसके तहत दरियाए सिंध को तिजारत के लिए खोल दिया गया, लेकिन फ़ौजी नक़ल व हरकत पर पाबंदी बरकरार रही। E.H. एटकन बताते हैं कि 1838 में पहली अफ़गान जंग के दौरान बरतानवी हुकूमत ने अपने मुफादात की खातिर उन तमाम पिछले मुआहिदों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बरतानवी अफवाज ने सिंध के रास्ते अफ़गानिस्तान की तरफ मार्च किया और मीरों को मजबूर किया गया कि वो इस मुहिम के अखराजात के लिए भारी तावान अदा करें। मीरों ने बादिले नाखास्ता ये शराइत मान ली, क्योंकि वो बरतानवी ताकत से खौफज़दा थे और आपस में भी शदीद इख्तिलाफात का शिकार थे। इसके बाद 1842 में सर चार्ल्स नेपियर को सिंध का नया कमांडर और सियासी एजेंट मुकर्रर करके भेजा गया, जिसका रवैया मीरों के साथ इंतहाई मुतकब्बिराना और हिकारत आमेज़ था। E.H. एटकन के मुताबिक सर चार्ल्स नेपियर सिफारती आदाब से बिल्कुल नाबलद था और उसका मानना था कि सिंध पर कब्ज़ा करना अगरचे एक मुफीद बदमाशी होगी, लेकिन ये बरतानवी मुफाद में ज़रूरी है। नेपियर ने आते ही एक नया और सख्त तरीन मुआहिदा मीरों के सामने पेश किया, जिसके तहत कराची, ठट्ठा, सखर और रोहरी के इलाके बरतानवी हुकूमत की मुस्तकिल मिल्कियत बनने थे। इसी दौरान खैरपुर के हुक्मरान ख़ानदान में इख्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई और मीर अली मुराद ने अपने ही मुअम्मर भाई मीर रुस्तम के खिलाफ अंग्रेज़ों से गठजोड़ कर लिया। E.H. एटकन लिखते हैं कि मीर रुस्तम की जान को ख़तरा लाहिक हुआ तो वो सहरा की तरफ फ़रार हो गया, जिस पर नेपियर ने उसे खुली बगावत समझकर अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया।
नेपियर ने सहराए थर में वाक़े इमामगढ़ के नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले किले पर हैरत अंगेज़ तेज़ी से मार्च किया और उसे तबाह कर दिया। इस जारहाना कार्रवाई और नए मुआहदे की सख्त शराइत ने सिंध के बहादुर बलोच कबाइल के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। 15 फरवरी 1843 की सुबह 8000 मुश्तलिल बलोच जंगजुओं ने हैदराबाद में बरतानवी रेजिडेंसी पर धावा बोल दिया, जहां मेजर आउट्रम मौजूद था। E.H. एटकन की तारीखी दस्तावेज़ बताती है कि मेजर आउट्रम ने अपने चंद सौ साथियों और दरियाई जहाज़ों की मदद से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और नेपियर के कैंप में पहुंचा। अब जंग नागुज़ीर हो चुकी थी और 17 फरवरी 1843 को हैदराबाद से चंद मील दूर मियानी के मकाम पर एक इंतहाई खूरेज़ मरका बपा हुआ। इस तारीखी जंग में सर चार्ल्स नेपियर के पास सिर्फ 2800 सिपाही और 12 तोपें थीं, जबकि दूसरी तरफ 22,000 बहादुर लेकिन गैर मुनज़्ज़म बलोचों का लश्कर था। E.H. एटकन जंग का नक्शा खींचते हुए लिखते हैं कि बलोचों ने अपनी तलवारों और ढालों के साथ बेजिगरी से हमला किया, लेकिन बरतानवी तोपखाने और बंदूकों की जदीद फायरिंग ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 3 घंटे की मुसलसल और खौफनाक जंग के बाद बरतानवी कैवलरी के शानदार हमले ने बलोचों की सफ़ों को तोड़ दिया और नेपियर को एक फैसला कुन फतह हासिल हुई। इस जंग में 5000 बलोच जंगजू मारे गए, जबकि बरतानवी फौज के सिर्फ 257 अफराद हलाक या जख्मी हुए। मियानी की शिकस्त के बाद मीरों ने सर चार्ल्स नेपियर के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन मीरपुर का हुक्मरान शेर मोहम्मद अभी तक मैदान में मौजूद था। 24 मार्च 1843 को डब्बो के मकाम पर एक और खौफनाक जंग हुई, जिसमें शेर मोहम्मद की 20,000 की फौज को भी बरतानवी तोपखाने ने शिकस्त से दो चार किया। E.H. एटकन के मुताबिक इस हतमी फतह के बाद लॉर्ड एलनबरो ने पूरे सिंध को बरतानवी सल्तनत में शामिल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अली मुराद को छोड़कर हैदराबाद और खैरपुर के बाकी तमाम मीरों को कैदी बनाकर बम्बई, पूना और कलकत्ता जलावतन कर दिया गया, जहां उनमें से कई का इंतकाल हो गया। बाद अज़ां 10 साल गुजरने के बाद जब बरतानवी हुकूमत को यकीन हो गया कि अब उनकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं, तो बाकी मांदा मीरों को पेंशन देकर सिंध वापस आने की इजाज़त दे दी गई। सर चार्ल्स नेपियर को सिंध का पहला बरतानवी गवर्नर मुकर्रर किया गया, जिसने हैदराबाद से अपना दारुल हुकूमत कराची मुंतकिल करके उसे तेज़ी से तरक्की देनी शुरू की। E.H. एटकन बताते हैं कि नेपियर की इंतज़ामिया ज़्यादातर फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल थी, जिसकी वजह से अदालती और शहरी निज़ाम में कई खामियां मौजूद रहीं। ताहम नेपियर ने अमन व अमान कायम करने के लिए एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म पुलिस फ़ोर्स बनाई, जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपनी नौइयत की मुनफरिद फ़ोर्स थी। 1847 में सर चार्ल्स नेपियर के इस्तीफ़े के बाद सिंध का इल्हाक़ बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ कर दिया गया और यहाँ एक सिविलियन कमिश्नर का तकर्रुर हुआ। E.H. एटकन की इस किताब में वाज़े किया गया है कि 1851 में जब सर बार्टल फ्रेयर ने कमिश्नर का ओहदा संभाला, तो सिंध की तामीर व तरक्की के एक नए और सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ। सर बार्टल फ्रेयर के आने से पहले सिंध में न कोई पुख्ता सड़क थी, न पुल और न ही मुसाफिरों के लिए मुनासिब क़यामगाहें। उन्होंने दिन रात एक करके कराची की बंदरगाह को जदीद खतूत पर उस्तवार किया, ताकि उसे बम्बई और कलकत्ता के हम पल्ला लाया जा सके। 1855 में कराची से कोटरी तक रेलवे लाइन बिछाने का अजीम उश्शान मंसूबा शुरू किया गया, जिसने तिजारती रास्तों को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। E.H. एटकन बहुत फ़ख्र से बयान करते हैं कि सर बार्टल फ्रेयर ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले टिकट के ज़रिए डाक भेजने का निज़ाम सिंध डिस्ट्रिक्ट डाक के नाम से मुतारिफ करवाया। उनकी जारी करदा पहली सिंध की डाक टिकट आज भी डाक टिकट जमा करने वालों के लिए एक इंतहाई कीमती और नायाब खजाना समझी जाती है। इसके अलावा सर बार्टल फ्रेयर ने तालीम पर भरपूर तवज्जो दी और सिंधी ज़बान का नया रस्मुल ख़त मंजूर करवाकर उसे सरकारी ख़त व किताबत की ज़बान करार दिया। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान भी सर बार्टल फ्रेयर की दानिशमंदी और जुरतमंदाना फ़ैसलों की बदौलत सिंध में मुकम्मल अमन कायम रहा और कोई बड़ी बगावत सर न उठा सकी। E.H. एटकन इस तारीख़ी बाब के इख्तिताम पर बताते हैं कि बाद में आने वाले मुख्तलिफ कमिश्नरों ने सिंध में कई अजीम उश्शान इमारतें, कॉलेज और हस्पताल तामीर करवाए।
इस तरह सदियों से मुसलसल जंगों और हुक्मरानों के उतार चढ़ाव का सामना करने वाली ये कदीम सरजमीन आखिरकार एक जदीद और तरक्की याफ्ता सूबे के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आ गई। E.H. एटकन अपनी इस तारीखी दास्तान को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि सर बार्टल फ्रेयर के बाद भी सिंध की तरक्की का ये सफ़र रुका नहीं। 1877 में जब मिस्टर फ्रांसिस डास मेलविल ने कमिश्नर का ओहदा संभाला तो उनके दौर में ज़राए इबलाग पर ख़ास तवज्जो दी गई। उन्हीं के दौरे हुकूमत में अक्टूबर 1878 में कोटरी से सखर तक रेलवे लाइन का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसने तिजारती फासलों को समेट कर रख दिया। E.H. एटकन लिखते हैं कि 1879 से 1887 तक मिस्टर हेनरी नेपियर ब्रूस एर्स्काइन सिंध के कमिश्नर रहे, जिनका दौर कई अहम समाजी और सकाफती तब्दीलियों का गवाह है। इस अरसे में बम्बई के 3 मुख्तलिफ गवर्नरों ने सिंध के दौरे किए, जो इस सूबे की बढ़ती हुई सियासी अहमियत का वाज़ेह सबूत था। E.H. एटकन के मुताबिक उसी ज़माने में शाही ख़ानदान के चश्म बचराग ड्यूक ऑफ कनॉट ने भी सिंध का एक यादगार दौरा किया। 1880 में सर रिचर्ड टेम्पल ने कराची में पानी की फराहमी के एक बहुत बड़े मंसूबे वाटर वर्क्स रिजर्वायर का संग बुनियाद रखा, ताकि शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर आ सके। बाद अज़ां सर जेम्स फर्गसन ने कराची शहर की खूबसूरती और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 1888 में मेरी वेडर टावर का संग बुनियाद रखा। E.H. एटकन बयान करते हैं कि इसी साल मशहूर ज़माना एम्प्रेस मार्केट की तामीर का भी आगाज़ हुआ, जो आज भी कराची की एक शानदार पहचान है। तालीम के मैदान में एक बहुत बड़ा संग मील 1887 में उबूर किया गया, जब लॉर्ड रे ने दयाराम जीठ मल सिंध कॉलेज का बाकायदा इफ्तिताह किया। ड्यूक ऑफ कनॉट के दौरे की यादगार के तौर पर कराची में शानदार विक्टोरिया म्यूजियम का संग बुनियाद भी रखा गया, जिसने इस शहर की सकाफती अहमियत को 4 चांद लगा दिए। E.H. एटकन अपनी तारीखी दस्तावेज़ में दर्ज करते हैं कि 1887 में सर चार्ल्स ब्रैडले पर्चर्ड को सिंध का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया। उनके मुख्तसर मगर इंतहाई अहम दौरे हुकूमत में सखर के मकाम पर दरियाए सिंध पर एक अजीम उश्शान पुल तामीर किया गया। 27 मार्च 1889 को लॉर्ड रे ने इस पुल का इफ्तिताह किया, जिसे लैंसडाउन बुर्ज का नाम दिया गया, और ये इस दौर की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। इस पुल की तामीर से रेलगाड़ी के जरिए दरियाए सिंध को अबूर करना मुमकिन हो गया, जिससे पूरे हिंदुस्तान के साथ सिंध का ज़मीनी राब्ता इंतहाई मजबूत हो गया। E.H. एटकन बताते हैं कि 1889 से 1891 तक सर आर्थर चार्ल्स ट्रेवर ने कमिश्नर की जिम्मेदारियां निभाईं और तरक्याती कामों को जारी रखा। उनके बाद सर हेनरी इवान मर्चिसन जेम्स 1891 से 1900 तक कमिश्नर रहे, जो कि एक तवील और निहायत मसरूफ दौर था। सर हेनरी जेम्स के दौर में भी बम्बई के कई गवर्नरों ने सिंध के दौरे किए, जिनमें लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड सैंडहर्स्ट और लॉर्ड नॉर्थकोट शामिल थे। E.H. एटकन इंतहाई दुख के साथ लिखते हैं कि 1896 में जब सर ए विंगेट कायम मुकाम कमिश्नर थे, तो कराची में पहली बार ताउन की खौफनाक वबा फूट पड़ी। इस वबा ने शहर में बेपनाह तबाही मचाई और हजारों जानें निगल लीं, लेकिन इंतज़ामिया ने इससे निमटने के लिए हर मुमकिन हिफाजती इक़दामात किए। इस मुश्किल वक्त के बाद दिसंबर 1900 में मिस्टर रॉबर्ट जेल्स को नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने अवाम की बहाली पर ख़ास तवज्जो दी। E.H. एटकन के मुताबिक 1902 में मिस्टर ए क्यूमन ने ओहदा संभाला, लेकिन वो जल्द ही छट्टी पर चले गए और वापस ना आए। उनकी गैर मौजूदगी में मिस्टर हॉरेस चार्ल्स म्यूल्स ने कुछ अरसे के लिए इंतज़ामी मामलात को खुश उसलूबी से चलाया। मार्च 1904 में मिस्टर जॉन विलियम पिट मुयर मैकेंजी ने सिंध के कमिश्नर का ओहदा संभाला और तकरीबन 1 साल तक यहाँ खिदमत अंजाम दे। उनके बाद मिस्टर विलियम थॉमसन मॉरिसन और फिर नवंबर 1905 में मिस्टर आर्थर डेलावल यंग हस्बैंड कमिश्नर मुकर्रर हुए। E.H. एटकन निहायत फ़ख्र से बताते हैं कि ये मिस्टर यंग हस्बैंड का ही दौर था जिसकी सरपरस्ती में
सिंध की ये अजीम उश्शान तारीखी दस्तावेज गज़दीर शाया हुई। इस गज़ेटियर की इशाअत ने सिंध की तारीख, जोग्राफिया और सकाफ़त को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें अपने शानदार माजी से रोशनास हो सकें। E.H. एटैकन इस तारीखी बाब के बिल्कुल आखिरी हिस्से में 20वीं सदी के आगाज़ के एक इंतहाई शानदार और शाही इवेंट का जिक्र करते हैं। मार्च 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में बादशाह बने, और प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने अपने तवील दौराए हिंदुस्तान के इख्तिताम के लिए कराची का इंतखाब किया। 17 मार्च 1906 को इस शाही जोड़े की कराची आमद पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। E.H. एटकन लिखते हैं कि उसी दोपहर को प्रिंस ऑफ वेल्स ने फ्रेयर हॉल के सामने मलिका विक्टोरिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुजस्समे की नकाब कुशाई की। ये तकरीब बरतानवी राज की शान व शौकत और सिंध की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी अहमियत का एक मुंह बोलता सबूत थी। उसी रात कीमाड़ी के मकाम पर एक शानदार शाही अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची की तमाम अहम शख्सियात ने शिरकत की। पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान ने शाही जोड़े का इस्तकबाल किया और उन्हें अलविदाई खराज तहसीन पेश किया। E.H. एटकन के मुताबिक प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेरी वेदर पियर से अपने शाही बहरी जहाज़ HMS रिनाउन पर सवार होकर यूरोप की तरफ रवाना हो गए। इस शाही दौरे ने कराची को एक पसमादा माही गिरों की बस्ती से निकालकर दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों की सफ़ में ला खड़ा किया। E.H. एटकन का कलम हमें बताता है कि वो सिंध, जो कभी सिकंदर आज़म के घोड़ों की टापों से गूंजता था, अब रेलगाड़ियों की सीटियों से आबाद हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारों से लेकर बरतानवी तोपों तक इस सरजमीन ने हर हमला आवर को अपने अंदर जज्ब करके एक नई शक्ल इख्तियार की। राजपूतों की बहादुरी, अरबों की सकाफत, मंगोलों की वहशत और बलोचों की शजाअत, ये सब इस खित्ते की रगों में शामिल हो गए। E.H. एटकन वाज़े करते हैं कि सम्मा और सूमरा अदवार की रवादारी और कलहोड़ा दौर की रूहानियत ने सिंधी मुआशरे की बुनियादों को गहरा और मजबूत किया। फिर जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो उन्होंने यहाँ के जंगी और कबायली निज़ाम को एक बाकायदा और जदीद इंतज़ामी ढांचे में बदल दिया। तालीमी इदारे, हस्पताल, सड़कें, पुल और जदीद बंदरगाहें, ये सब उसी तारीख़ी तसलसल का नतीजा थे जो सदियों से इस खित्ते में जारी था। E.H. एटकन ने इस पूरी दस्तावेज़ में बड़ी गैर जानिबदारी से हक़ाइक़ को पेश किया है, चाहे वो मकामी हुक्मरानों की खूबियाँ हों या गैर मुल्कियों के मज़ालिम। उनकी ये मेहनत इस बात की गम्माज़ी करती है कि तारीख़ सिर्फ़ जंगों और बादशाहों के नामों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक कौम के इर्तिक़ा की मुसलसल कहानी है। बाब 3 का इख्तिताम हमें इस मकाम पर छोड़ता है जहाँ सिंध मुकम्मल तौर पर एक जदीद दौर में दाखिल हो चुका था, जिसके सीने में माजी की यादें और आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब थे। यूँ हम देखते हैं कि एक तवील तारीख़ी और इंतशार के बाद सिंध की वादियों में बिल आखिर अमन और तरक्की का सूरज तुलुआ हो चुका था। E.H. एटकन की ज़बानी तारीख़ का ये दिलचस्प और तवील बाब अपने अंदर अनगिनत असबाक और सहर अंगेज़ वाक़यात समेटे हुए यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि क़दीम ज़मानों से लेकर 1906 तक के इस तारीख़ी सफ़र में आपको हमारे साथ भरपूर लुत्फ़ आया होगा। इस बाब के बाद अगला बाब सिंध की आबादी और उसकी मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में है, जो यकीनन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी E.H. एटकन की लिखी हुई सिंध की मुकम्मल तारीख़, जो हमने इंतहाई आसान और कहानी के अंदाज़ में आपके सामने पेश की।